श्री स्कंद ज्योतिष के वर्णन प्रसंग में गणित विषय का प्रतिपादन। श्री सनंदन जी कहते हैं, देवर्षि, अब मैं ज्योतिष नामक वेदांग का वर्णन करूंगा, जिसका पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है तथा जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्यों के धर्म की सिद्धि हो सकती है। ब्रह्मन ज्योतिष शास्त्र 4 लाख श्लोकों का बताया गया है। उसके 3 स्कंद हैं, जिनके नाम हैं गणित, सिद्धांत, जातक, होरा और संहिता। गणित में परिक्रम, ग्रहों के मध्यम एवं स्पष्ट करने की रीतियां बताई गई हैं। इसके सिवा अनुयोग, देश, दिशा और काल का ज्ञान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उदय, अस्त, छायाधिकार, चंद्र श्रृंगोन्नति, ग्रह युति, ग्रहों का योग तथा पात, महापात, सूर्य चंद्रमा के क्रांति साम्य का साधन प्रकार कहा गया है। जातक स्कंद में राशि भेद, ग्रह योनि, ग्रहों की जाति, रूप और गुण आदि, विनियोजित, मानवेतर जन्मफल, गर्भाधान, जन्म, अरिष्ट, आयुदार्य, दशाक्रम, कर्माजीव, आजीविका, अष्टक वर्ग, राजयोग, नाभस योग, चंद्र योग, प्रवज्या योग, राशिशील, ग्रह दृष्टिफल, ग्रहों के भावफल, आश्रय योग, प्रकीर्ण, अनिष्ट योग, स्त्री जातक, फल, निर्याण, मृत्यु विषयक विचार, जन्म, नष्ट, विधान, अज्ञात जन्म काल को जानने का प्रकार तथा दृश्यकाणों के स्वरूप, इस सब विषयों का वर्णन है। अब संहिता स्कंद के स्वरूप का परिचय दिया जाता है। उसमें ग्रहचार, ग्रहों की गति, वर्ष लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य संक्रांति, ग्रह गोचर, चंद्रमा और तारा का बल, संपूर्ण लग्नों तथा ऋतु दर्शन का विचार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, मौंजी बंधन, वेदारंभ, शुरिका बंधन, समावर्तन, विवाह, पृष्ठा, प्रतिष्ठा, गृह लक्षण, यात्रा, गृह प्रवेश, तत्काल वृष्टि ज्ञान, कर्म वैलक्षणं तथा उत्पत्ति का लक्षण, इन सब विषयों का संक्षेप से वर्णन करूंगा। अब गणित का प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। 1 इकाई, 10 दहाई, शत सैकड़ा, सहस्र हजार, अयुत 10,000, लक्ष लाख, प्रयुत 10 लाख, कोटि करोड़, अबुर्ध 10 करोड़, अब्ज अरब, खर्व 10 अरब, निखर्व खर्व, महापद्व 10 खर्व, शंख, नील, जलधि 10 नील, अनत्य, पद्म, मध्य 10 पद, परार्ध, शंख इत्यादि संख्याबोधक संज्ञाएं उत्तरोत्तर 10 गुनी मानी गई हैं। यथा स्थानीय अंगों का योग या अंतरक्रम या युक्तकर्म से करना चाहिए। गुणन के अंतिम अंक को गुणक से गुणना चाहिए, फिर उसके पार्श्ववर्ती अंक को भी उसी गुणक से गुणना चाहिए। इस तरह आदि अंक तक गुणन करने पर गुणनफल प्राप्त हो जाता है। मुने इसी प्रकार भागफल जानने के लिए भी यत्न करें। जितने अंक से भाजक के साथ गुणा करने पर भाज्य में घट जाए, वही अंक लब्धि अथवा भागफल होता है। 2 समान अंकों के गुणनफल को वर्ग कहा गया है। विद्वान पुरुष उसी को कृति कहते हैं। जैसे 4 का वर्ग 4 गुना 4 16 और 9 का वर्ग 9 गुना 9 81 होता है। वर्गमूल जानने के लिए दाहिने अंक से लेकर बाएं अंक तक अर्थात आदि से अंत तक विषम और सम का चिन्ह कर देना चाहिए। खड़ी लकीर को विषम का और पड़ी को सम का चिन्ह माना गया है। अंतिम विषम में जितने वर्ग घट सकें उतने घटा देना चाहिए। उस वर्ग का मूल लेना और उसे पृथक रख देना चाहिए। फिर द्विगुणित मूल से सम अंक में भाग दें और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषम में घटा दें। फिर उसे दूना करके पंक्ति में रख दें। मुनीश्वर, इस प्रकार बार बार करने से पंक्ति का आधा वर्गमूल होता है। समान 3 अंकों के गुणनफल को धन कहा गया है। अब धनमूल निकालने की विधि बताई जाती है। दाहिने के प्रथम अंक पर धन या विषम का चिन्ह खड़ी लकीर के रूप में लगावें। उसके वाम भाग में पार्श्ववर्ती 2 अंकों पर पड़ी लकीर के रूप में अघन या सम चिन्ह लगावें। इसी प्रकार अंतिम अंक तक 1 धन विषम और 2 अधन सम के चिन्ह लगाने चाहिए। अंतिम या विषम धन में जितने धन घट सकें उतने घटा दें। उस धन को अलग रखें, उसका धनमूल लें और उस धनमूल का वर्ग करें। फिर उसमें 3 से गुणा करें, उसे आदि अंक में भाग दें। लब्धि को
अलग लिख दें। इस लब्धि का वर्ग करें और उसमें अनत्य प्रथम मूलांक एवं 3 से गुणा करें, फिर उसके बाद में अंक में उसे घटा दें तथा अलग रखी हुई लब्धि के धन को अगले अंक में घटा दें। इस प्रकार बार बार करने से धनमूल सिद्ध होता है। भिन्न अंकों के परस्पर हर से हर भाजक और अंश भाज्य दोनों को गुण देने से सबके नीचे बराबर हर हो जाता है। भाग प्रभाग में अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना चाहिए। भागानुबंध एवं भागापवाह में यदि एक अंक अपने अंश से अधिक या उन होवे तो तलस्थ हर से ऊपर वाले को हर को गुण देना चाहिए। इसके बाद अपने अंश से अधिक उन किए हुए हर से अर्थात भागानुबंध में हर अंश का योग करके और भागापवाह में हर अंश का अंतर करके अंश को गुण देना चाहिए। ऐसा करने से भागानुबंध और भागापवाह का फल सिद्ध होगा। जिसके नीचे हर ना हो उसके नीचे एक हर की कल्पना करनी चाहिए। भिन्न गुणन साधन में अंश अंश का गुणन करना और हर हर के गुणन से भाग देना चाहिए। इससे भिन्न गुणन में फल की सिद्धि होती है। यथा 2/7 गुणा 3/8। यहाँ 2 और 3 अंश हैं और 7, 8 हर हैं। इनमें अंश अंश से गुणा करने पर 2 गुणा 3 बराबर 6 हुआ और हर हर के गुणन से 7 गुणा 8 बराबर 56 हुआ। फिर 6 भागित 56 करने से 6/56 जिसे 2 से काटने पर 3/28 उत्तर हुआ। विद्वान भिन्न संख्या के भाग में भाजक के हर और अंश को परिवर्तित कर हर को अंश और अंश को हर बनाकर फिर भाज्य के हर अंश के साथ गुणन क्रिया करनी चाहिए। इसमें भागफल सिद्ध होता है। यथा 3/8 4/5 में हर और अंश से परिवर्तन से 3/8 गुणा 5 4 बराबर 15/32 यही भागफल हुआ। भिन्नांग के वर्गादि साधन में यदि वर्ग करना हो तो हर और अंश दोनों का वर्ग करें तथा धन करना हो तो दोनों का धन करें। इसी प्रकार वर्गमूल निकालना हो तो दोनों का वर्गमूल और धनमूल निकालना हो तो भी दोनों का धनमूल निकालना चाहिए। यथा 3/7 का वर्ग हुआ 9/49 और मूल हुआ 3/7। इसी प्रकार 3/7 का धन हुआ 27/343 3/7। विलोमा विधि से राशि जानने के लिए दृश्य में हर को गुणक, गुणक को हर, वर्ग को मूल, मूल को वर्ग, ऋण को धन और धन को ऋण बनाकर अंत में उल्टी क्रिया करने से राशि इष्ट संख्या सिद्ध होती है। विशेषता यह है कि जहां अपना अंश जोड़ा गया हो वहां हर में अंश को जोड़कर और जहां अपना अंश घटाया गया हो वहां हर में अंश को घटाकर हर कल्पना करें और अंश ज्यों का त्यों रहे। फिर दृश्य राशि में विलोम क्रिया उक्त रीति से करें तो राशि सिद्ध होती है। अभिष्ट संख्या जानने के लिए इष्ट राशि की कल्पना करनी चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता के कथनानुसार उस राशि को गुणा करें या भाग दें। कोई अंश घटाने को कहा गया हो तो घटावें और जोड़ने को कहा गया हो तो जोड़ दें। अर्थात प्रश्न में जो जो क्रियाएं कही गई हों वे इष्ट राशि में करके फिर जो राशि निष्पन्न हो उससे कल्पित इष्ट गुणित दृष्ट में भाग दें। उसमें जो लब्धि हो वही इष्ट राशि है। संक्रमण गणित में यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात हो तो योग को 2 जगह लिखकर एक जगह अंतर को जोड़कर आधा करें तो एक संख्या का ज्ञान होगा और दूसरी जगह अंतर को घटाकर आधा करें तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात होगा। इस प्रकार दोनों राशियां संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। वर्ग संक्रमण में यदि 2 संख्याओं का वर्गांतर तथा अंतर ज्ञात हो तो वर्गांतर में अंतर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वही उनका योग है। योग का ज्ञान हो जाने पर फिर पूर्वोक्त प्रकार से दोनों संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वर्गक्रम गणित में इष्ट का वर्ग करके उसमें 8 से गुणा करें, फिर 1 घटा दें, उसका आधा करें, तत्पश्चात उसमें इष्ट से भाग दें तो एक राशि ज्ञात होगी। फिर उसका वर्ग करके आधा करें और उसमें 1 जोड़ दें तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। अथवा कोई इष्ट कल्पना करके उस द्विगुणित इष्ट से 1 में भाग देकर लब्धि में इष्ट को जोड़ें तो प्रथम संख्या होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। ये दोनों संख्याएं वे ही होंगी जिनके वर्गों के योग और अंतर में 1 घटाने पर भी वर्गांग ही शेष रहता है।
किसी इष्ट के वर्ग का वर्ग तथा पृथक उसी का धन करके दोनों को पृथक पृथक 8 से गुणा करें। फिर पहले में 1 जोड़ें तथा दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यह विधि व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणितों में उपयुक्त है। गुणकर्म से अपने अष्टांक गुणित मूल से उन या युक्त होकर यदि कोई संख्या दृश्य हुई हो तो मूल गुणक के आधे का वर्ग दृश्य संख्या में जोड़कर मूल लेना चाहिए। उसमें क्रम से मूल गुणक के आधा जोड़ना और घटाना चाहिए। अर्थात यहाँ इष्ट गुणित मूल से ऊन होकर दृश्य हो वहाँ गुणकार्ध को जोड़ना तथा इष्ट गुणित मूल युक्त होकर दृश्य हो तो उक्त मूल में गुणकार्ध घटाना चाहिए। फिर उसका वर्ग कर लेने से प्रश्नकर्ता की अभिष्ट राशि संख्या सिद्ध होती है। यदि राशि मूलोन या मूलयुक्त होकर पुनः अपने किसी भाग से भी उन या युत होकर दृश्य होती हो तो उस भाग को एक में उन या युत कर, यदि भाग उन हुआ तो घटा करके और यदि युत हुआ तो जोड़ करके उसके द्वारा पृथक पृथक दृश्य और मूल गुणक में भाग दें। फिर इस नूतन दृश्य और मूल गुणक से पूर्वत राशि का साधन करना चाहिए। त्रैराशिक में प्रमाण और इच्छा ये समान जाति के होते हैं। इन्हें आदि और अंत में रखें। फल भिन्न जाति का है अतः उसे मध्य में स्थापित करें। फल को इच्छा से गुणा करके प्रमाण के द्वारा भाग देने से लब्धि इष्टफल होती है। ये क्रम राशि त्रैराशिक बताया गया है। व्यस्त त्रैराशिक में इसके विपरीत क्रिया करनी चाहिए। अर्थात प्रमाण फल को प्रमाण से गुणा करके इच्छा से भाग देने पर लब्धि इष्टफल होती है। प्रमाण, प्रमाणफल और इच्छा इन 3 राशियों को जानकर इच्छा फल जानने की क्रिया को त्रैराशिक कहते हैं। पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, एकादश राशिक आदि में फल और हरों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करके प्रमाण पक्ष वाले को इच्छा पक्ष में और इच्छा पक्ष वाले को प्रमाण पक्ष में रखकर अधिक राशियों के घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही इच्छा फल है। मिश्र धन को इष्ट मानकर इष्ट कर्म से मूल धन का ज्ञान करें। उसकी मिश्र धन में घटाने से कालांतर शुद्ध समझना चाहिए। अपने अपने प्रमाण धन से अपने अपने काल को गुणा करना, उसमें अपने अपने व्यतीत काल और फल के घात गुणा से भाग देना, लब्धि को पृथक रहने देना, उन सब में यूनि के योग का पृथक पृथक भाग देना तथा सबको मिश्र धन से गुणा कर देना चाहिए। फिर क्रम से प्रयुक्त व्यापार में लगाए हुए धनखंड के प्रमाण ज्ञात होते हैं। पंचराशिकादि फल और हर को अनन्य पक्ष नयन करने से इच्छा पक्ष में फल के चले जाने से इच्छा पक्ष बहुराशि और प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि माना गया है। इसी गणित के उदाहरण में जब इच्छा फल जानकर मूलधन जानना होगा तो फलों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करने से प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि का फल ही बहुराशि इच्छा पक्ष से अधिक होगा। यहाँ राशि फल को इष्टमास और प्रमाण फल के गुणन से भाग देने पर मूलधन होता है। प्रक्षेप पूंजी के टुकड़े को पृथक पृथक मिश्रधन से गुणा देना और उसमें प्रक्षेप के योग से भाग देना चाहिए। इससे पृथक पृथक फल ज्ञात होते हैं। वापी आदि पूर्ण प्रश्न में अपने अपने अंशों से हर में भाग देना, फिर उन सब के योग से एक में भाग देने पर वापी के भरने के समय का ज्ञान होता है। द्विगुण चयादि वृद्धि में फल का साधन। जहाँ द्विगुण त्रिगुण आदि चय हो वहाँ पद यदि विषम संख्या 3, 5, 7 आदि हो तो उसमें एक घटाकर गुणक लिखें। यदि पद सम हो तो आधा करके वर्ग चिन्ह लिखें। इस प्रकार एक घटाने और आधा करने में भी जब विषमांक हो तब गुणक चिन्ह, जब समांक हो तब वर्ग चिन्ह करना एवं जब तक पद की कुल संख्या समाप्त न हो तब तक करते रहना चाहिए। फिर अनत्य चिन्ह से उल्टा गुणज और वर्गफल साधन करके आद्य चिन्ह तक जो फल हो उसमें एक घटाकर शेष में एकोन गुणक से भाग देना चाहिए। लब्धि को आदि अंक से गुणा करने पर सर्वधन होता है। क्षेत्र व्यवहार प्रकरण। भुज और कोटि के वर्ग योग का मूल कर्ण होता है और कर्ण के वर्गांतर का मूल कोटि होता है तथा कोटि एवं कर्ण के वर्गांतर का मूल भुज होता है। ये बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्र के लिए कही गई है। अथवा राशि के अंतर्वर्ग में उन्हीं दोनों राशियों का द्विगुणित घात गुणनफल जोड़ दें
तो वर्ग योग होता है अथवा उन्हीं दोनों राशियों के योगांतर का घात वर्गांतर होता है। मुने, व्यास को 22 से गुण देना और 7 से भाग देना चाहिए। इससे स्थूल परिधि का ज्ञान होता है। ज्या, जीवा और व्यास का योग एक जगह रखना और अंतर को दूसरी जगह रखना चाहिए। फिर इन दोनों का घात गुणा करना चाहिए। इस गुणन का मूल लेना और उसको व्यास में घटा देना चाहिए। फिर उसका आधा करें, वही शर होगा। व्यास में शर को घटाना, अंतर को शर से गुण देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिए तो जीवा हो जाएगी। जीवा का आधा करके उसका वर्ग करना, शर से भाग देना और लब्धि में शर को जोड़ देना चाहिए तो व्यास का मान होगा। परिधि से चाप को घटाकर शेष में चाप से ही गुणा करने पर गुणनफल प्रथम कहलाता है। परिधि का वर्ग करना, उसका चौथा भाग लेना, उसे 5 से गुणा करना और उसमें प्रथम को घटा देना चाहिए, ये भाजक होगा। चतुर्गुणित व्यास को प्रथम से गुण देना, ये भाज्य हुआ। भाज्य में भाजक से भाग देना, ये जीवा हो जाएगी। व्यास को 4 से गुणा करके उसमें जीवा को जोड़ देना, ये भाजक हुआ। परिधि के वर्ग को जीवा की चौथाई और 5 से गुण देना, ये भाज्य हुआ। भाजक से भाज्य में भाग देना, जो लब्धि आवे उसे परिधि वर्ग के चतुर्थांश में घटा देना और शेष का मूल्य लेना, उसे वृत्त परिधि के आधे में घटा देने पर तो धनु का चाप होगा। अन्नादि राशि व्यवहार, राशि व्यवहार में स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म अन्न राशियों में क्रमशः उनके परिधि का नवमांश, दशमांश और एकादशांश वेद होता है। परिधि का शतांश लेकर उसका वर्ग करना और उसे वेद से गुण देना चाहिए, उसका नाम धनहस्त होगा। जल के व्यास, चौड़ाई से लंबाई को गुण देना, फिर उसी को गहराई की अंगुल मान से गुण देना तथा 3100 से भाग देना चाहिए। इससे जल का द्रोणात्मक मान ज्ञात होगा। चौड़ाई, गहराई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और उसमें 4096 से भाग देना तो अन्न का द्रोणादि मान होगा। ऊंचाई, व्यास, चौड़ाई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और 1150 से भाग देना चाहिए, वो पत्थर का द्रोणात्मक मान होगा। विस्तार आदि के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुणा करना चाहिए और 585 से भाग देना चाहिए तो लब्धि लोहे के द्रोणात्मक मान का सूचक होती है। छाया साधन में प्रदीप और शंकु तलक का जो अंतर हो उसे शंकु को गुण देना और दीपक की ऊंचाई में शंकु को घटाकर उससे उस गुणित शंकु में भाग देना तो छाया का मान होगा। शंकु और दीपतल के अंतर से शंकु को गुण देना और छाया से भाग देना, फिर लब्धि में शंकु को जोड़ देना तो दीपक की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु रहित दीपक की ऊंचाई से छाया को गुण देना और शंकु से भाग देना तो शंकु तथा दीपक का अंतर ज्ञात होगा। छायाग्र के अंत से छाया को गुण देना, छाया के प्रमाणांतर से भाग देना तो भू होगी। भू और शंकु का घात गुणा करना और छाया से भाग देना तो दीपक की ऊंचाई होगी। उपर्युक्त सब बातों का ज्ञान त्रैराशिक से होता है। ये परिक्रम गणित मैंने संक्षेप से कहा। अब ग्रह का मध्यात्मिक गणित बताता हूँ, वो भी अधिक विस्तार से नहीं। विप्रवर, चारों युगों का सम्मिलित मान 43,20,000 वर्ष बतलाया गया है। उसके दशांश में 4 का गुणा करने पर सत्ययुग नामक पाद होगा। उसका मान 17,28,000 वर्ष है। दशांश में 3 का गुणा करने पर 1,29,06,000 वर्ष त्रेता नामक पाद होता है। दशांश में 2 का गुणा करने पर 8,64,000 वर्ष द्वापर नामक पाद होता है और उक्त दशांश को एक गुना ही रखने पर 4,32,000 वर्ष कलयुग नामक पाद कहा गया है। कृताब्द सहित एक सत्य युग अधिक 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और उतने ही समय की उनकी एक रात्रि होती है। नारद, ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प में जितने वर्ष बीत गए हैं उन्हें एकत्र करके ग्रहानयन ग्रह साधन करना चाहिए अथवा इष्ट युगादि से ग्रह साधन करें। एक युग में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सूर्य, बुध और शुक्र के 43,20,000 भगण होते हैं तथा मंगल, शनि और बृहस्पति के शीघ्रोक्त भगण भी उतने ही होते हैं। एक युग में चंद्रमा के भगण 57,75,03,336 होते हैं। भौम के 2,29,06,832, बुध के शीघ्रोच्च के 17,09,37,060, बृहस्पति के 3,64,220, शुक्र के शीघ्रोच्च के 70,02,02,376, शनि के
1,46,568 तथा चंद्रमा के उच्च भगण के 4,88,203 होते हैं। चंद्रमा के पाद की वामगति संबंधी भगणों की संख्या 2,32,238 है। सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय पर्यंत जो दिन का मान होता है उसे भौमवासर या सावन वासर कहते हैं। वे एक महायुग चतुर्युग में 157 करोड़ 79,17,828 होते हैं। चांद्र दिवस 160 करोड़ 30,80,000 होते हैं। अधिमास 1 करोड़ 59,03,336 होते हैं तथा तिथि अक्षय 25 करोड़ 8,02,252 होते हैं। रवि मासों की संख्या 5 करोड़ 18,40,000 है। चांद्रमास 53 करोड़ 43,03,336 होते हैं। पूर्वाभिमुख गति के क्रम से एक कल्प में सूर्य के मंदोच्च भगण 387, मंगल के मंदोच्च भगण 204, बुध के मंदोच्च 368, गुरु के मंदोच्च 900, शुक्र के मंदोच्च 335 तथा शनि के मंदोच्च भगण 39 होते हैं। अब मंगल आदि ग्रहों के पातों की विलोम गति पश्चिम गमन के अनुसार एक कल्प में होने वाले भगण बताए जाते हैं। भौमपात के भगण 214, बुधपात के भगण 488, गुरुपात के भगण 174, भृगुपात के भगण 903 तथा शनिपात के भगण 662 होते हैं। वर्तमान युग, जिस युग में जिस समय के अहरगण या ग्रहादि का ज्ञान करना हो, उस समय में सृष्टयादि काल या युगादि काल से अब तक जितने वर्ष बीत चुके हों वे सूर्य के भगण होते हैं। भगण को 12 से गुणा करके मास बनाना चाहिए। उसमें वर्तमान वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर वर्तमान मास तक जितने मास बीते हों उनकी संख्या जोड़कर योगफल को 2 स्थानों में रखना चाहिए। द्वितीय स्थान में रखे हुए मासगण को युग के उपर्युक्त अधिमासों की संख्या से गुणा करके गुणनफल में युग के सूर्य मासों की संख्या से भाग दें। फिर जो लब्धि हो उसे अधिमास की संख्या माने और उसको प्रथम स्थान स्थित मासगण में जोड़ें। योगफल बीते हुए चंद्रमासों की संख्या का सूचक होता है। उस संख्या को 30 से गुणा करें तो गुणनफल तिथि संख्या का सूचक होता है। उसमें वर्तमान मास के शुक्ल प्रतिपदा से इष्ट तिथि तक की संख्या जोड़ें। जोड़ने से चांद्र दिन की संख्या ज्ञात होती है। इसको भी 2 स्थानों में रखें। दूसरे स्थान में स्थित संख्या को युग के लिए कथित तिथि क्षय संख्या से गुणा करें। गुणनफल में युग की चांद्र दिन तिथि संख्या के द्वारा भाग दें। जो लब्धि हो वही तिथि क्षय संख्या है। उसको प्रथम स्थान में स्थित चांद्र दिन संख्याओं में से घटा दें तो अभिष्ट दिन का लंकार्ध रात्रिकालीन सावन दिनगण अहरगण होता है। इससे दिनपति, मासपति, वर्षपति का ज्ञान करें। यथा दिनगण में 7 से भाग देने पर शेष बचे हुए 1 आदि संख्या के अनुसार रवि आदि से वारपति समझने चाहिए तथा दिनगण में 30 से भाग देकर लब्धि को 2 से गुणा करके गुणनफल में 1 जोड़ दें। फिर उसमें 7 से भाग देकर 1 आदि शेष होने पर रवि आदि मासपति समझें। इसी प्रकार दिनगण में 360 से भाग देकर लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 जोड़ें। फिर उसमें 7 से भाग देने पर 1 आदि शेष संख्या के अनुसार रवि आदि वर्तमान वर्षपति होते हैं। मध्यम ग्रह ज्ञान युग के लिए कथित भगण की संख्या से दिन गुण को गुणा करें। गुणनफल में युग की को दिन सावन दिन संख्या से भाग देने पर भगणादि ग्रह लंकार्ध रात्रिकालिक होता है। इसी प्रकार पूर्वाभिमुख गति वाले जो शीघ्रोच्च और मंदोच्च कहे गए हैं उनके भगण के द्वारा उनका भी साधन होता है। विलोम पश्चिमाभिमुख गति वाले जो ग्रहों के पातगण कहे गए हैं उनके द्वारा इसी प्रकार जो पात सिद्ध हो उनको 12 राशि में घटाने से शेष को मेषादि क्रम से राश्यादि पात समझना चाहिए। भूपरिधि प्रमाण पृथ्वी का व्यास 1600 योजन है। इस 1600 के वर्ग को 10 से गुणा करके गुणनफल का मूल भूमध्य परिधि होता है। अर्थात वर्गमूल की जो संख्या हो उतने योजन की पृथ्वी की परिधि जाननी चाहिए। इस भूमध्य परिधि की संख्या को अपने लंबांश व्यास से गुणा करके उसमें त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो लब्धि हो वह स्पष्ट भू परिधि की योजन संख्या होती है। ग्रहों के देशांतर संस्कार ग्रह की कलादि मध्यम गति को देशांतर योजन रेखा देश से जितने योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो उस से गुणा करके गुणनफल में स्पष्ट भू परिधि योजन के द्वारा भाग देने पर जो लब्धि हो वो कला आदि है। उस लब्धि को रेखा से पूर्व देश में पूर्व साधित ग्रह में घटाने से और पश्चिम देश में जोड़ने से स्वस्थानीय अर्धरात्रि कालिक ग्रह होता है। रेखा देश
लंका से सुमेरु पर्वत पर्यंत याम्योत्तर रेखा में जो देश स्थान हैं वे रेखा देश कहलाते हैं, जैसे उज्जैनी, रोहितक, कुरुक्षेत्र आदि। वार प्रवृत्ति भूमध्य रेखा से पूर्व देश में रेखा देशीय मध्यरात्रि से देशांतर घटी तुल्य पीछे और रेखा से पश्चिम देश में मध्यरात्रि से देशांतर घटी तुल्य पूर्व ही वार प्रवृत्ति रवि आदि वारों का आरंभ होती है। इष्टकाल में मध्यम ग्रह जानने की विधि। मध्यरात्रि से जितनी घड़ी बाद ग्रह बनाना हो उस संख्या से ग्रह की कलादि गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर लब्धि तुल्य कलादि फल को पूर्व साधित ग्रह में जोड़ने से तथा जितनी घड़ी मध्यरात्रि से पूर्व ग्रह बनाना हो उतनी संख्या से गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर कलादि फल को पूर्व साधित ग्रह में घटाने से इष्टकालिक ग्रह होता है। चंद्रादि ग्रहों के परम विक्षेप बचक्र कला 21,600 के 80वां भाग 270 कला पर्यंत क्रांतिवृत्त सूर्य के मार्ग से परम दक्षिण और उत्तर चंद्रमा विक्षिप्त होता हटता है एवं गुरु 60 कला, मंगल 90 कला, बुध, शुक्र और शनि ये तीनों 120 कला पर्यंत क्रांति वृत्त से दक्षिण और उत्तर हटते रहते हैं। अभिष्ट जीवा साधन के लिए उपयोगी 24 जीवा साधन। 1 राशि कला 18वां संवा भाग 8वां 225 कला प्रथम जीवार्ध होता है। उस प्रथम जीवार्ध से प्रथम जीवार्ध में भाग देकर लब्धि को प्रथम जीवार्ध में ही घटाकर शेष प्रथम खंड को प्रथम जीवार्ध में ही जोड़ देने से द्वितीय जीवार्ध होता है। इसी प्रकार प्रथम जीवा से ही द्वितीय जीवा में भाग देकर लब्धि को द्वितीय खंड में घटाकर शेष को द्वितीय जीवार्ध में जोड़ने से तृतीय जीवार्ध होता है। इसी तरह आगे भी क्रिया करने से क्रमशः 24 जीवार्ध सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सूर्य की परम क्रांति ज्या 1397 होती है। इस परम क्रांति ज्या से ग्रह की ज्या भुज्या को गुणा करके त्रिज्या के द्वारा भाग देने से इष्ट क्रांति ज्या होती है। उसका चाप बनाने से इष्ट क्रांति मध्यमा कहलाती है। भुज्या और कोटिज्या बनाने की रीति। ग्रहों को अपने अपने मंदोच्च में घटाने से शेष उस ग्रह का मंद केंद्र तथा शीघ्रोच्च में घटाने से शेष उस ग्रह का शीघ्र केंद्र कहलाता है। उस राश्यादि केंद्र की भुजज्या और कोटिज्या बनानी चाहिए। विषम 1 3 में पद की गत चाप की जीवा भुजज्या और गम्य चाप की जीवा कोटिज्या कहलाती है। सम 2 4 पद में गम्य चाप की जीवा भुजज्या और गत चाप की जीव्या कोटिज्या होती है। इष्टज्या साधन विधि। जितने राश्यादि चाप की जीवा बनाना हो उसकी कला बनाकर उसमें 225 से भाग देकर जो लब्धि हो उसकी संख्या सिद्ध 24 ज्यापिंड में गज्जापिंड की संख्या समझे। शेष कला को गतज्या और गम्यजा के अंतर से गुणा करके 225 से भाग देकर लब्ध कलादि को गतज्या पिंड में जोड़ने से अभिष्ट ज्या होती है। उत्क्रम ज्या भी इसी विधि से बनाई जाती है। जीवा से चाप बनाने की विधि। इष्ट जीवा की कला में सिद्ध जीवा पिंडों में से जितनी जीवा संख्या वाली जीवा घटे उसको घटाना चाहिए। शेष कला को 225 से गुणा करके गुणनफल में गत गम्य जीवा के अंतर से भाग देकर जो लब्धि कलादि हो उसको घटाई हुई सिद्ध जीवा संख्या से गुणित 225 में जोड़ने से इष्टज्या का चाप होता है। रवि और चंद्रमा के मंद परिधंश। समपद के अंत में सूर्य के 14 अंश और चंद्रमा के 32 अंश मंद परिधि मान होते हैं और विषम पद के अंत में 20 कला कम अर्थात सूर्य के 13 40 और चंद्रमा के 31 40 मंद परिध्वंश हैं। मंगलादि ग्रहों की मंद और शीघ्र परिधि। समपदांत में मंगल के 75, बुध के 30, गुरु के 33, शुक्र के 12 और शनि के 49 तथा विषम पदांत में मंगल के 72, बुध के 28, गुरु के 32, शुक्र के 11 और शनि के 48 मंद परिध्यंश हैं। इसी प्रकार समपद के अंत में मंगल के 235, बुध के 133, गुरु के 70, शुक्र के 262 और शनि के 39 तथा विषम पदांत में मंगल के 232, बुध के 132, गुरु के 72, शुक्र के 260 और शनि के 40 शीघ्र परिध्यंश कहे गए हैं। अभिष्ट स्थान में परिधि साधन। अभिष्ट स्थान में मंद तथा शीघ्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रह की भुजज्या को विषम संपदांत परिधि के अंतर से गुणा करके गुणनफल में त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो अंशादि लब्धि हो उसको संपदांत परिधि में जोड़ने या घटाने से, विषम पदांत से संपदांत कम हो तो जोड़ने अन्यथा घटाने से इष्ट स्थान में स्पष्ट मंद तथा शीघ्र परिध्यंश होते हैं। भुजफल कोटिफल साधन। इस प्रकार साधित स्पष्ट परिधि से ग्रह की भुजज्या और कोटिज्या को पृथक पृथक गुणा करके भग्नांश 360 से भाग देकर लब्ध भुजज्या से भुजफल और कोटिज्या से कोटिफल होते हैं एवं मंद परिधि द्वारा मंदफल और शीघ्र परिधि द्वारा शीघ्रफल समझने चाहिए। यह मंद परिधिवश भुजज्या द्वारा जो भुजफल आवे उसका चाप बनाने से मंद कलादि फल होता है।
शीघ्र कर्ण साधन। पूर्व विधि से शीघ्र परिधि द्वारा जो कोटि फलावे, उसको मकरादि केंद्र हो तो त्रिज्या 3438 से जोड़े, कर्कादि केंद्र हो तो घटावे, जोड़ या घटाकर जो फल हो उसके वर्ग में शीघ्र भुजफल के वर्ग को जोड़ दें, फिर उसका मूल लेने से शीघ्र कर्ण होता है। शीघ्र फल साधन। पूर्व विधि से साधित शीघ्र भुजफल को त्रिज्या से गुणा करके शीघ्र कर्ण के द्वारा भाग देने पर जो कलादि लब्धि हो उसके चाप बनाने से शीघ्र भुजफल होता है। यह शीघ्र फल मंगलादि 5 ग्रहों में प्रथम और चतुर्थ कर्म में संस्कृत धन या ऋण किया जाता है। रवि और चंद्रमा में केवल एक ही मंदफल का संस्कार धन या ऋण किया जाता है। मुने, अब मंगलादि के 5 ग्रहों के संस्कार का वर्णन करता हूँ। उनमें प्रथम शीघ्र फल का, द्वितीय मंदफल का, तृतीय मंदफल का और चतुर्थ शीघ्र फल का संस्कार किया जाता है। संस्कार विधि। शीघ्र या मंद केंद्र में शादी 6 राशि के भीतर हो तो शीघ्र फल और मंद फल जोड़े जाते हैं। यदि तुलादि केंद्र 6 राशि से ऊपर हो तो घटाए जाते हैं। रवि भुजफल संस्कार। प्रत्येक ग्रह की गति कला को पृथक पृथक सूर्य के मंद भुजफल कला से गुणा करके उसमें 21,600 के द्वारा भाग देने से जो कलादि लब्धि हो उसको पूर्व साधित उदयकालिक ग्रहों में रवि मंद फलवत संस्कार, मंदफल धन हो तो धन, ऋण हो तो ऋण करना चाहिए। इससे स्पष्ट सूर्योदक कालिक ग्रह होते हैं। स्पष्ट ग्रह गति साधनार्थ गति फल। चंद्र मध्य गति में चंद्र मंदोच्च गति को घटाकर उससे अर्थात चंद्र केंद्र गति से तथा अन्य ग्रहों की स्वल्पारंतर से अपनी अपनी गति से ही मंद स्पष्ट गति साधन में फल साधन करें। यथा उक्त गति चंद्रमा की केंद्र गति और अन्य ग्रहों की गति को दोर्जांतर गज्जज्जा और गतज्जा के अंतर से गुणा करके उसको 225 के द्वारा भाग देकर लब्धि को अपनी अपनी मंद परिधि से गुणा करके भग्नांश 360 के द्वारा भाग देने से जो कलादि फलब्धि हो उसको कर्कादि 3 से ऊपर नवराशि के भीतर केंद्र हो तो मध्यम गति में धन करने जोड़ने तथा मकरादि नवराशि से ऊपर 3 राशि तक केंद्र हो तो घटाने से मंद स्पष्ट गति होती है। पुनः इस मंद स्पष्ट गति को अपनी शीघ्रोच्च गति में घटाकर शेष को त्रिज्या तथा अंतिम शीघ्र कर्ण के अंतर से गुणा करके पूर्व साधित शीघ्र कर्ण के द्वारा भाग देने से जो लब्धि कलादि हो उसको यदि कर्ण त्रिज्या से अधिक हो तो मंद स्पष्ट गति में धन करने जोड़ने और अल्प हो तो घटाने से स्पष्ट गति होती है। यदि साधित ऋण गति फल मंद स्पष्ट गति से अधिक हो तो उसी ऋण गति फल में मंद स्पष्ट गति को घटाकर जो बचे वो वक्र गति होती है। इस स्थिति में वो ग्रह वक्र गति रहता है। ग्रहों की वक्र केंद्रांश संख्या। मंगल अपने चतुर्थ शीघ्र के केंद्रांश 164 में, बुध 144 केंद्रांश में, गुरु 130 केंद्रांश में, शुक्र 162 केंद्रांश में और शनि 115 शीघ्र केंद्रांश में वक्रगति होता है। अपने अपने वक्र केंद्रांश को 360 में घटाने से शेष के तुल्य के केंद्रांश होने पर फिर वो मार्ग गतिक होता है। काल ज्ञान। रवि क्रांतिज्या को पलभा से गुणा करके गुणनफल में 12 से भाग देने पर लब्धि कुज्या होती है। उस कुज्या को त्रिज्या से गुणा करके द्युज्या क्रांति की कोटिज्या से भाग देकर लब्धि चरज्या के चाप बनाने से चरासु होते हैं। उस चरचाप को यदि उत्तर क्रांति हो तो 15 घटी में जोड़ने से दिनार्ध और 15 घटी में घटाने से रात्यार्ध होता है। दक्षिण क्रांति हो तो विपरीत यानी 15 घटी में घटाने से दिनार्ध और जोड़ने से रात्यार्ध होता है। दिनार्ध को दुना करने से दिनमान और रात्यार्ध को दुना करने से रात्रिमान होता है। पंचांग साधन। 800 कला एक एक नक्षत्र का और 720 कला एक एक तिथि का भोगवान होता है। अतः ग्रह किस नक्षत्र में है ये जानना हो तो राश्यादि ग्रह को कलात्मक बनाकर उसमें भभोग 800 के द्वारा भाग देने से जो लब्धि हो उसके अनुसार अश्विनी आदिगत नक्षत्र समझने चाहिए। शेष कलादि से ग्रह की गति के द्वारा उसकी गत और गम्य घटी को समझना चाहिए। उदयकालिक स्पष्ट रवि और चंद्र का योग करके उसकी कला में भभोग 800 के द्वारा भाग देकर लब्धिगत विष्कुंभ आदि योग होते हैं। शेष वर्तमान योग की गत कला है, उसको 800 में घटा देने से गम्य कला होती है। उस गत और गम्य कला को 60 से गुना करके उसमें रवि और चंद्र की गति कला के योग से भाग देने पर गत और गम्य घटी होती है। स्पष्ट चंद्र में स्पष्ट सूर्य को घटाकर शेष राश्यादि की कला बनाकर उसमें तिथि भोग 720 से भाग देने पर लब्धि गत तिथि संख्या होती है। शेष वर्तमान तिथि की गत कला है, उसको 720 में घटाने से गम्य कला होती है। गत और गम्य कला को पृथक 60 से गुणा कर चंद्र और रवि के स्पष्ट गत्यंतर से भाग देकर लब्धि क्रम से भुक्त गत और गम्य घटी होती है। पंचांग में वर्तमान तिथि के गम्य घटी लिखी जाती है। तिथि में करण जानने की रीति।
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदादि गततिथि संख्या को दूना करके 7 के द्वारा भाग देने से एक आदि शेष में क्रम से 1 बव, 2 बालव, 3 कौलव, 4 तैतील, 5 गर, 6 वणिज, 7 विष्टि भद्रा ये करण वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में होते हैं। ये 7 करण शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्ण 14 के पूर्वार्ध तक 28 तिथियों में 8 आवृत्ति कराते हैं, इसलिए ये 7 चर करण कहलाते हैं। कृष्ण पक्ष 14 के उत्तरार्ध से शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक क्रम से 1 शकुनी, 2 नाग, 3 चतुष्पद और 4 किंतुस्त्र ये 4 स्थिर करण होते हैं। दिक्साधन जल से संशोधित परीक्षित शिलातल या वज्रलेप सीमेंट से सम बनाए हुए भूतल में जिस अंगुलिमाल से शंकु बनाया गया हो उसी अंगुलिमाल से अभिष्ट त्रिज्यांगुल से वृत्त बनाकर उसके मध्य केंद्र में समान 12 विभाग कल्पित अंगुल से बने हुए शंकु की स्थापना करें। उस शंकु की छाया का अग्रभाग दिन के पूर्वार्ध में जहाँ वृत्त परिधि में स्पर्श करे वहाँ पश्चिम बिंदु जाने और दिन के उत्तरार्ध में फिर उसी शंकु की छाया का अग्रभाग जहाँ वृत्त परिधि को स्पर्श करे वहाँ पूर्व बिंदु समझे। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम बिंदु का ज्ञान करें, अर्थात उन दोनों बिंदुओं में एक सरल रेखा खींचने से पूर्वापर रेखा होगी। उस पूर्वापर रेखा के दोनों अग्रों को केंद्र मानकर दोनों वृत्तार्ध बनाने से मत्स्याकार होगा। उसके मुख में पुच्छ में रेखा करने से दक्षिणोत्तर रेखा होगी। ये दक्षिणोत्तर रेखा के केंद्र बिंदु में होकर जाती है। ये रेखा जहाँ वृत्त में स्पर्श करे वहाँ दक्षिण तक तथा उत्तर दिशा के बिंदु समझें। फिर उस दक्षिणोत्तर रेखा पर पूर्व युक्ति से मत्स्योपादन द्वारा पूर्वापर रेखा बनावे तो ये रेखा केंद्र बिंदु में होकर ठीक पूर्व और पश्चिम बिंदु का वृत्त में स्पर्श करेगी। इस प्रकार 4 दिशाओं को जानकर पुनः 2-2 दिशाओं के मध्यम बिंदु से मत्स्योपादन द्वारा विदिशाओं कोणों का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार वृत्त में दिशाओं का ज्ञान होने पर वृत्त के बाहर चारों दिशाओं के बिंदुओं से स्पर्श रेखा द्वारा चतुरस्र चतुर्भुज बनावे। वृत्त के मध्य केंद्र से भुजांगुल तुल्य भुज की दिशा में उत्तर या दक्षिण बिंदु पर छाया रेखा होती है। उस छाया रेखा को पूर्वापर रेखा के समानांतर बनावे। पूर्वापर रेखा पूर्वापर वृत्त उमंडल और नाड़ी वृत्त के धरातल में होती है, इसलिए क्षितिज धरातलगत वृत्त के केंद्र से पूर्वापर रेखा खींचकर उस पलभाग्र बिंदुगत पूर्वापर समानांतर रेखा बनावे। इस प्रकार इष्ट छाया गगरत्र तथा पलभा रेखा के बीच अंतर को अग्रा कहते हैं। शंकु 12 के वर्ग में छाया के वर्ग को जोड़कर मूल लेने से छायाकर्ण होता है और छायाकर्ण के वर्ग में शंकु के वर्ग को घटाने से मूल छाया होती है तथा छाया के घटाने से मूल शंकु होता है। अनयांश साधन एक युग में राशि चक्र सृष्टि आदि स्थान से पूर्व और पश्चिम को 600 बार चलित होता है जो उसके भगण कहलाते हैं। इसलिए अहरगणक को 600 से गुणा करके युग के कुदिन से भाग देकर राष्ट्रादि फल से भुज बनावे। उस भुज को 3 से गुणा करके 10 के द्वारा भाग दे तो लब्धि अयनांश होती है। इस अयनांश को अहरगणक द्वारा साधित ग्रह में जोड़कर क्रांति छाया और चरखंड आदि बनाने चाहिए। लंबांश और अक्षांश साधन शंकु 12 और पलवा को पृथक पृथक त्रिज्या से गुणा करके उसमें पलकर्ण से भाग देने पर लब्धि क्रमशः लंबज्या और अक्षज्या होती है। दोनों के चाप बनाने से लंबांश और अक्षांश होते हैं। इनकी दिशा सर्वदा दक्षिण समझी जाती है। सूर्य ज्ञान से मध्याह्न छाया साधन अपने अक्षांश और सूर्य के क्रांत्यांश दोनों एक दिशा की ओर हों तो योग करने से और यदि भिन्न दिशा के हों तो दोनों को अंतर करने से शेष सूर्य का नतांश होता है। उस नतांश को भुजज्या और कोटिज्या बनावे। भुजज्या और त्रिज्या को पृथक पृथक शंकुमान से गुणा करके उसमें कोटिज्या से भाग देने पर लब्धि क्रमशः मध्याह्न काल में छाया और छाया कर्ण के मान का सूचक होती है। मध्याह्न छाया से सूर्य साधन अपने अक्षांश और मध्याह्न कालिक सूर्य के नतांश दोनों एक दिशा के हों तो अंतर करने से और यदि भिन्न दिशा के हों तो योग करने से जो फल हो वो सूर्य की क्रांति होती है। क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा करके उसमें परम क्रांतिज्या 1397 से भाग देने पर लब्धि सूर्य की भुजज्या होती है। उसके चाप बनाकर मेषादि 3 राशि में सूर्य हो तो वही स्पष्ट सूर्य होता है। कर्कादि 3 राशि में हो तो उस चाप को 6 राशि में घटाने से, तुलादि 3 राशि में हो तो 6 राशि से जोड़ने से और मकरादि 3 राशि में हो तो 12 राशि में घटाने से जो योग या अंतर हो वो मध्याह्न में स्पष्ट सूर्य होता है। उस स्पष्ट सूर्य से विपरीत क्रिया द्वारा मंद फल साधन कर बार बार संस्कार करने से मध्यम सूर्य का ज्ञान होता है। ग्रहों के अहोरात्र मान जिस राशि में तत्काल ग्रह हो उस राशि के उदयमान से उस ग्रह की गति को गुणा करके उसमें 1800 से भाग देकर लब्ध असु को अहोरात्रासु 21,600 में जोड़ने पर उस ग्रह का अहोरात्रमान होता है।
असु से पल और घड़ी बना लेनी चाहिए। राशियों के उदयमान 1 राशि, 2 राशि और 3 राशि की ज्या को पृथक पृथक परमालाब्धुज्या परम क्रांति की कोटिज्या से गुणा करके उसमें अपनी अपनी द्युज्या क्रांति कोटिज्या से भाग देकर लब्धियों के चाप बनावे। उनमें प्रथम चाप मेष का उदय लंकोदय मान होता है। प्रथम चाप को द्वितीय चाप में घटाने पर शेष वृष का उदयमान होता है एवं द्वितीय चाप को तृतीय चाप में घटाकर जो शेष रहे वो मिथुन का लंकोदय मान होता है। यथा 1670 असु मेष का, 1795 वृष का तथा 1935 मिथुन का सिद्ध लंकोदय मान है। इन्हें तीनों में क्रम से अपने देशीय तीनों चरखंडों को घटावे तो क्रमशः तीनों अपने देश के मेष आदि 3 राशियों के उदयमान होते हैं। पुनः उन्हीं तीनों लंकोदय मानों को उत्क्रम से रखकर इन तीनों में अपने देश के तीनों चरखंडों को उत्क्रम से जोड़ने पर कर्क आदि 3 राशियों के स्वदेशों उदयमान होते हैं एवं मेषादि कन्या पर्यंत 6 राशियों के उदयमान सिद्ध होते हैं। पुनः ये उत्क्रम से तुलादि 6 राशियों के मान होते हैं। लग्न साधन इष्टकालिक सायनांश सूर्य के भुक्तांश और भोग्यांश द्वारा भुक्तासु और भोग्यासु का साधन करना चाहिए। यथा भुक्तांश को सायन सूर्य के स्वदेशोदयमान से गुणा करके 30 का भाग देने पर लब्धि भुक्तासु और भोग्यांश को स्वदेशोदयमान से गुणा करके उसमें 30 के द्वारा भाग देने पर लब्धि भोग्यासु होते हैं। इष्ट घड़ी के असु बनाकर उसमें भोग्यासु को घटाकर जो शेष बचे उसमें अग्रिम राशियों में से जितने के स्वदेशो यदमान घटे उतने घटावें अथवा इसी प्रकार इष्टासु में भुक्तासु घटाकर शेष में गत राशियों के उत्क्रम से उनके जितने स्वदेशो यदमान घटे घटावें। जिस राशि तक का मान घट जाए वहाँ तक शुद्ध और जिसका मान नहीं घटे वो अशुद्ध संज्ञक होती है। बचे हुए इष्टाशु को 30 से गुणा करके अशुद्ध राशि के उदयमान से भाग देकर लब्ध अंशादि को भोग्यक्रम विधि हो तो शुद्ध राशि संख्या में जोड़ने और भुक्त उत्क्रम विधि हो तो अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से सायन लग्न होता है। उसमें अयनांश घटाने से फल कथनोपयुक्तु उदय लग्न होता है। मध्य दशम लग्न साधन इसी प्रकार पूर्व नतकालासु से लंकोदय द्वारा अंशादि साधन करके उसको सूर्य में घटाने से तथा पश्चिम नतकालासु और लंकोदय द्वारा अंशादि साधन करके सूर्य में जोड़ने से मध्य दशम आकाश मध्य लग्न होता है। लग्न और स्पष्ट सूर्य को जानकर इष्टकाल साधन लग्न और सूर्य इन दोनों में जो ऊन पीछे हो उसके भोग्यांश द्वारा भोग्यासु और जो अधिक आगे हो उसके भुक्तांश द्वारा भुक्तासु साधन कर दोनों को जोड़े तथा उसमें उन दोनों लग्न और सूर्य के बीच के दोनों राशियां हो तो उसके उदयासुओं को जोड़े तो इष्टकालासु होते हैं। ग्रहण साधन पर्वांत काल में स्पष्ट सूर्य और चंद्र राहु का साधन करें। सूर्य में राहु को घटाकर जो शेष बचे उसके भुजांश यदि 14 से अल्प हो तो चंद्र ग्रहण की संभावना समझें। उन भुजांशों को 11 से गुणा कर 7 से भाग देने पर लब्धि अंकुलादि शर होता है। सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को भुभा पृथ्वी की छाया आच्छादित करती है। इसलिए सूर्य ग्रहण में सूर्य छाद्य और चंद्रमा छादक तथा चंद्र ग्रहण में चंद्रमा छाद्य भुभा छादक ग्रहण कत्री ऐसा समझना चाहिए। अब छन्न ग्रास मान कहते हैं। छाद्य और छेदक के बिंबमान का योग करके उसमें आधे से शर घटाने से छन्न ग्रास मान होता है। यदि ग्रासमान ग्राह्य छाद्य से अधिक हो तो उसमें छाद्य को घटाकर जो शेष बचे उसका खचन्न का ग्रास समझना चाहिए। माने क्यार्ध छाद छादक के बिंब योगार्ध में शर जोड़कर 10 से गुणा करें। फिर ग्रासमान से गुणा करके गुणनफल का जो मूल हो उसमें अपना शतांश घटाकर शेष में चंद्र बिंब से भाग देने पर लब्धि प्राप्त घटी को आदि को स्थिरधर्ध समझें। इस स्थिरधर्ध को 2 स्थानों में रखें। व्यगु व्यगवर्ग राहु घटाया हुआ सूर्य यदि 6 या 12 राशि से उन हो तो द्विगुणित व्यगु भुजांश तुल्य पल को प्रथम स्थानगत स्थित धर्म में घटावें और द्वितीय स्थान वाले में जोड़ें। यदि व्यगु 6 या 12 से अधिक हो तो विपरीत क्रम से प्रथम स्थान में जोड़ने और द्वितीय स्थान में घटाने से स्पर्श और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थिर्ध होते हैं। ग्रहण का विंशोपक विस्पाफल अंगुलादि ग्रासमान को 20 से गुणा करके गुणनफल में अंगुलात्मक साध्यमान से भाग दें। जो लफ्धी आवे वो विंशोपक फल होता है। सूर्य ग्रहण में विशेष लंबन घटी साधन पर्वांत काल में ग्रहण का मध्य होता है। सूर्य ग्रहण में दर्शांत कालिक लग्न बनाकर उसमें 3 राशि घटाने से वित्रिभ या त्रिभुवन लग्न कहलाता है।
उसको पृथक रखकर उसकी क्रांति और अक्षांश के संस्कार एक दिशा में योग, भिन्न दिशा में अंतर करने से नतांश होता है। उसका 22वां भाग करके वर्ग करना चाहिए। यदि 2 से कम हो तो उसी में, यदि 2 से अधिक हो जाए तो 2 घटाकर शेष के अधिक को उसी वर्ग में जोड़कर पुनः 12 में जोड़ने से हार होता है। त्रिभुवन लग्न और सूर्य के अंतरांश के दशमांश को 14 में घटाकर शेष को उसी दशमांश से गुणा करें। उसमें पूर्व साधित हार से भाग देने पर लब्धि तुल्य घटादि लंबन होता है। यह लंबन यदि विविध सूर्य से अधिक हो तो धन, अल्प हो तो ऋण होता है। अर्थात साधित दर्शांत काल में इस लंबन को जोड़ने घटाने से पृष्ठ स्थानीय दर्शांत काल होता है। घट्यादि लंबन को 13 से गुणा करने पर गुणनफल कलादि होता है। उसको व्यवर्क में जोड़ या घटाकर शर बनावे तो पृष्ठीय दर्शांत कालिक शर स्पष्ट होता है तथा घट्यादि लंबन को 6 से गुणा करके गुणनफल को अंशादि मानकर वित्रिभ में जोड़कर या घटाकर नतांश साधन करें। नतांश के दशमांश को 18 में घटाकर शेष को उसी दशमांश से गुणा करें। गुणनफल को 6 अंश 18 कला में घटाकर जो शेष बचे उसमें गुणनफल में ही भाग देने से लफ्धे अंगुलादि नतांश की दिशा की ही नीति होती है। इस नति और पूर्व साधित शर दोनों के संस्कार भिन्न दिशा हो तो अंतर, एक दिशा हो तो योग से स्पष्ट शर होता है। सूर्य ग्रहण में उसी शर से और स्त्यर्ध बनावे। स्त्यर्ध को 6 से गुणा करके अंशादि गुणनफल को वित्रिभ में घटावे और दूसरे स्थान में जोड़े। इन दोनों पर से पूर्व विधि से पृथक लंबन साधन करके क्रमशः पूर्व विधि से साधित स्पर्श और मोक्ष काल में संस्कार करने से स्पष्ट पृष्ठ स्थानीय स्पर्श और मोक्ष काल होते हैं। ग्रहों के उदयास्त कालांश 12, 17, 13, 11, 9, 15 ये क्रम से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के कालांश हैं। अपने अपने कालांश तुल्य सूर्य से पीछे ग्रह होते हैं तो अस्त और कालांश तुल्य सूर्य से आगे होते हैं तो उदय होता है। अर्थात ग्रह अपने अपने कालांश के भीतर सूर्य से पीछे या आगे जब तक रहते हैं तब तक सूर्य सानिध्यवश अस्त अदृश्य रहते हैं। ग्रहों के प्रतिबिंब द्वारा छाया साधन। समभूमि में रखे हुए दर्पण आदि में ग्रहों के प्रतिबिंब को देखकर दृष्टि स्थान से भूमि पर्यंत लंबपात कर दृष्टि की ऊंचाई का मान समझें। लंब मूल और प्रतिबिंब के अंतर प्रमाण को दृष्टि की ऊंचाई से भाग देकर लब्धि को 12 से गुणा करने पर उस समय उस ग्रह की छाया का प्रमाण होता है। चंद्र श्रृंगोन्नति ज्ञान। सूर्यास्त समय में सावयवगत और ऐश्य तिथि का साधन करें। उस सावयव तिथि को 16 से गुणा करके उसमें तिथि के वर्ग को घटाकर शेष को स्वदेशीय पलभा से गुणा करें। गुणनफल में 15 से भाग देकर लब्धि फल की दिशा उत्तर समझें। उसमें सूर्य की क्रांति का यथोक्त संस्कार एक दिशा में योग, भिन्न दिशा में अंतर करें तथा चंद्रमा के शर और क्रांति का विपरीत संस्कार करके जो फल हो उसमें द्विगुणित तिथि से भाग देने पर जितनी लब्धि हो उसका अंगुल संस्कार दिशा का वलन होता है। चंद्रमा से जिस दिशा में सूर्य रहता है वही संस्कार की दिशा समझी जाती है। तिथि में अपना पचमांश घटाने से शुक्ल चंद्र के श्वेत भाग का अंगुलादि मान होता है। वलन की जो दिशा होती है उस दिशा का चंद्र श्रृंग उन्नत और अन्य दिशा में नत होता है। तदनुसार परिलेख करना चाहिए। ग्रहयुति ज्ञानार्थ मंगलादि 5 ग्रहों के बिंब साधन। मंगलादि के 5, 6, 7, 9, 5 इन मध्यम बिंबमानों को क्रम से मंगलादि ग्रहों के कर्ण शेष, त्रिज्या और अपने अपने शीघ्र कर्ण के अंतर में से गुणा करके गुणनफल को 2 के स्थानों में रखें। एक स्थान के क्रम से मंगलादि ग्रह के 21, 12, 6, 24 और 3 का भाग देकर लब्धि को द्वितीय स्थान में स्थित गुणनफल में, यदि कर्ण त्रिज्या से अधिक हो तो घटावें, यदि त्रिज्या से अल्प हो तो जोड़ें। उसमें 3 से भाग देने पर क्रमशः मंगलादि ग्रहों के बिंब प्रमाण होते हैं। ग्रहों की युति के गत गम्य दिन साधन। जिन 2 ग्रहों के युति काल का ज्ञान करना हो वे दोनों मार्गी हो अथवा दोनों वक्री हो तो दोनों ग्रहों की अंतर कला में दोनों की गत्यंतर कला से भाग देना चाहिए। यदि एक वक्र और एक गार्गी मार्गी हो तो दोनों की गति योग कला से भाग देना चाहिए। फिर जो लब्धि आवे वो ग्रह युति के गत या गम्य दिनादि। ग्रहों की युति में भेद ज्ञान। जिन 2 ग्रहों की युति होती है उन दोनों के अपनी अपनी नीति से संस्कृत शर एक दिशा के हो तो अंतर, यदि भिन्न दिशा के हो तो योग करने से दोनों ग्रहों का अंतर दक्षिणोत्तरांतर होता है। यह अंतर यदि दोनों के बिंबमान योगार्ध से अल्प हो तो उसमें योग में भेद एक से दूसरा आच्छादित होता है। इसलिए इनमें नीचे वाले को छादक और ऊपर वाले को छाद्य मानकर सूर्य ग्रहण के समान ही लंबन, ग्रासमान आदि साधन करना चाहिए। पाताधिकार पात की संज्ञा। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अयन याम्यायन, दक्षिणायन अथवा सौम्यायन उत्तरायण में हो तथा उन दोनों के राशियादि योग 12 राशि हो
तो उस स्थिति में दोनों की क्रांति साम्य होने पर वह धृति नामक पात कहलाता है। तथा जब दोनों भिन्न पृथक पृथक अयन में हो और दोनों का योग 6 राशि हो, तो उस स्थिति में दोनों की क्रांति साम्य होने पर व्यतिपात नामक पात होता है। जब सूर्य चंद्र का अंतर चक्र या 6 राशि हो, उस समय में तात्कालिक अयनांशादि से युक्त सूर्य और चंद्रमा की अपनी अपनी क्रांति का साधन करें। यदि शर संस्कृत चंद्रमा की क्रांति स्पष्टा क्रांति तात्कालिक सूर्य की क्रांति से अधिक हो तथा चंद्रमा यदि विषम पद में हो तो पातकाल को गत बीता हुआ समझना चाहिए। यदि विषम पदस्थ चंद्रमा की शर संस्कृत क्रांति से अल्प हो तो पातकाल को भावी होने वाला समझना चाहिए। यदि चंद्रमा समपद में हो तो इससे विपरीत सूर्य की क्रांति से चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति अधिक हो तो भावी, अल्प हो तो गत, पातकाल समझे। यदि स्पष्ट क्रांति बनाने में चंद्रमा के शर में क्रांति घटाई जाए तो इस स्थिति में चंद्रमा के बिंब और स्थान में पद की भिन्नता होती है। स्फुट क्रांति साम्य ज्ञान प्रकार। सूर्य और चंद्रमा दोनों की क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा करके उसमें परम क्रांतिज्या से भाग देकर जो लब्धियां हों उन दोनों के चाप बनाएं। उन दोनों चापों का जो अंतर हो उसको संपूर्ण या अर्ध कुछ न्यून करके गतपात हो तो चंद्रमा में जोड़े, गतपात हो तो घटा दो। पुनः उपयुक्त चाप के अंतर या उसके खंड को सूर्य की गति से गुणा करके गुणनफल में चंद्र गति से भाग देकर जो लब्धि कलादि हो उसको चंद्रमा के समान ही सूर्य में संस्कार करें। गम्यपात हो तो जोड़े, गतपात हो तो घटा दे। इसी प्रकार सूर्य फलवत उक्त चापांतर को चंद्रपात की गति से गुणा करके उसमें चंद्र गति से भाग देकर लब्धि रूप चंद्रपात के कलादि फल को चंद्रपात राहु में विपरीत संस्कार करें। गतपात में जोड़े, गम्यपात में घटावे तो पात कालासन्न समय के सूर्य, चंद्रमा और चंद्रपात होते हैं। फिर तीनों रवि चंद्र और चंद्रपात के द्वारा उपर्युक्त क्रिया को तब तक 4 बार बार करता रहे जब तक दोनों की क्रांति